हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब मजे में होगे। तो आज फिर से नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा एक्सपोनेंशियल लॉग को, और ये अगले 3-4 लेक्चर तक कंटिन्यूस यही चलता रहेगा, समझे? तो एक्सपोनेंशियल लॉग की बात आज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चीजें जो आज मैं डिस्कस करूंगा, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे मैथमेटिक्स के पार्ट में इसकी जरूरत हमें टाइम टू टाइम बढ़ते रहती है। इवन लॉग की बात बोले, एक्सपोनेंशियल की बात बोले, एक्सपोनेंशियल है कुछ कुछ बेसिक आइडिया तो तुम्हें होगा किसी किसी तो, पर लॉग कुछ हो सकता है आपके लिए नया हो, कोई लॉग हो सकता है किसी ने पहले भी कुछ पढ़ रखा हो। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, समझे? एग्जैक्टली ये एक्सपोनेंशियल और लॉग है क्या, ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों जरूरत पड़ी, क्या है, कैसे है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल लॉग की बात करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, स्पेशल टाइप फंक्शन। एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपोनेंशियल की बात जहां तक है, तो एक्सपोनेंशियल जैसे आप इन जनरल लाइफ में एक्सपोनेंशियल की अगर सपोज हम बात करें, तो एक्सपोनेंशियल कैसे रिलेट करते हो? ग्रोथ, डीके, मतलब कोई भी चीजों को काफी फास्ट ग्रो है, तो आप जनरल ग्रो नहीं बोलते, उसे एक्सपोनेंशियली बोलते हो कि दैट इज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया वो। तो मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब, कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियली एक हेवी इंक्रीमेंट या हेवी डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनपुट में, मतलब कुछ भी जिस पे वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे सपोज अभी रेगुलर लाइफ में मैं बात करूं कि रेगुलर जैसे आप देख रहे हो, अभी जैसे कोरोना केस बोलते हो, कोरोना केस एक्सपोनेंशियली ग्रो, जैसे इन जनरल आप न्यूज सुनते हो तो कोरोना जो केस है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। एक्सपोनेंशियली ग्रो क्या मतलब, क्या कि वो टाइम डिपेंडेंट है, बट विद इन सर्टेन लिमिट टाइम में उसका जो रेट था वो रेट एकाएक हाई स्पीड में हो गया। मतलब नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा हो गए। तो ये आपका जो टाइम इंटरवल है, टाइम बेस्ड वो फंक्शन है, उस केस में टाइम बेस्ड फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो उसके जो ग्राफ है वो काफी हेवी, मतलब हाई स्पीड से ऊपर चलता चला गया, मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब यही है, जो भी उसकी इनपुट है, जैसे इसमें जैसे मैंने बात किया कोरोना केस में, क्या बात किया, कोविड केसेस जो आ रहे हैं उसमें इनपुट है टी, यानी टाइम डिपेंडेंट है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे से जो रेट है वो, मतलब जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा मतलब हेवी इंक्रीमेंट, हेवी। तो हेवी भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, या हेवी डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो अभी तो ये मैंने हेवी इंक्रीमेंट की बात की, तो दोनों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डाउन हो रहा है, ये दोनों चीज चल सकती है। तो एक्सपोनेंशियल का एक जनरल आइडिया पता चल गया कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, सिंपल है, क्लियर हो गया। एक्सपोनेंशियल मतलब ये है कि जिस इनपुट पे वो डिपेंड है, उसके लिमिट टाइम में, वो यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट गैप में, वो उसका जो रेट है वो काफी हाई हो गया। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। मतलब सिंपल सी बात है। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ सर्टेन कंडीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वो क्या कंडीशन है क्या नहीं है उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन आपको डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई कि क्या है एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन, क्या कंडीशंस है, कुछ पार्ट क्यों नहीं लिए गए, क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? तो देखता हूँ, चलो उसकी बात करूंगा। सिमिलरली लॉग की बात भी करते हैं। लॉग भी एक स्पेशल टाइप फंक्शन है। और जहां तक एक्सपोनेंशियल और लॉग की मैं बात करूँ, एक्सपोनेंशियल और लॉग ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे उसको रिवर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। मतलब एक्सपोनेंशियल लॉग का इनवर्स हो भी जाता है। अब आप बोलोगे सर इनवर्स क्या होता है, तो थोड़ा बेसिक आइडिया इनवर्स का, जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो क्लियर होगा। वैसे कुछ कुछ चीजें मैं बता दूंगा कि इनवर्स कैसे है, क्या है, बट आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें इनवर्स फंक्शन एक टॉपिक है, वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी छोटी छोटी चीजों को, कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स है उसको देखते हुए आगे बढ़ना है कि ये पॉइंट है तो इसको ऐसे करेंगे, ये पॉइंट है तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है? तो ये हमने छोटी सी बात बोली, एक्सपोनेंशियल लॉग है इनवर्स ऑफ ईच अदर। आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और ग्राफिकल व्यू से दोनों को दिखाऊंगा कि इनवर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। और जितना बताऊं उतना आप डाइजेस्ट कर लेना, आगे समझ में तो आ ही जाएगी बात में, डिटेल वे में आगे डिस्कस करेंगे। ये एक पहला पॉइंट निकाला मैंने एक्सपोनेंशियल लॉग का। अब लॉग का भी क्या यूज है, तो लॉग भी एक ऐसा स्पेशल टाइप फंक्शन है जो हम एक्सपेरिमेंटल चीजों में ज्यादा यूज, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सब ज्यादा होता था, या जिसमें कैलकुलेशन या रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होता था। तो उन सब चीजों में ना, तो बाद में लोग 1700 के अराउंड लॉग का जो इन्वेंशन हुआ था, नेपियर साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे लॉग में एक नेपियर बेस भी चलता है, रिप्रेजेंटेड बाय ई होता है। तो वो उन्होंने लॉग इंट्रोड्यूस किया था, काफी चीजों को
कुछ कुछ चीजों को उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और जैसे कि हम कुछ नंबर को, अगर आपको कुछ नंबर दिया जाए तो रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो जनरल, अगर नंबर के बीच में गैप काफी ज्यादा है तो आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने बोला 1 10 और 10⁵ को रिप्रेजेंट करो। 1 10 तो काफी पास है, 10⁵ कितनी दूर है, तो उसको रिप्रेजेंट करना रियल नंबर लाइन में पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ चीजें हैं, और भी बहुत एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पहले जाने तो कैलकुलेटर तो नहीं हुआ करता था, तो लॉग फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया और उससे हमारा काफी हद तक कैलकुलेशन हो जाता था और रिप्रेजेंट करने में भी आसानी होती थी। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, लॉग, एक्सपोनेंशियल, और इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है। ठीक है, तो हमें तो अब उस लेवल तक तो नहीं जाना है कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता था क्या नहीं होता था। हमें बस ये है कि हमारे लेवल में ये बात करनी है कि लॉग का डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी बात करनी है। प्रॉपर्टी के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस और सारी चीजें देख कर फिनिश करते हैं। तो जहां तक हो सकेगा मैक्सिमम मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपका कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश ना हो। जहां तक हो सका मैं तो सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ, डाउट भी क्लास ले रहा हूँ, जैसे भी हो रहा है वैसे आपसे सारी चीजों क्लियर कर ही रहा हूँ। तो बस अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लीजिएगा, पेशेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप बनाइएगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल का पार्ट अगर ढंग से क्लियर हो जाएगा तो बहुत हद तक आप एक सेफ मोड में चले आओगे। फिर मैं सिलेबस को स्पीड ले जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। स्पीड तो यही चलेगा, थोड़ा आगे पीछे होता है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इवन लॉग में भी इवन एक्सपोनेंशियल में। एक छोटा सा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि एक छोटे लॉग के बारे में छोटा सा पॉइंट है। इन जनरल अगर आप बताएं लॉग का कहाँ कहाँ यूज है। इन जनरल लॉग जो है काफी लार्ज नंबर को, लॉग को अगर ले लेते हो ना तो वो स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर देता है इन जनरल। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे रिएक्टर स्केल पे अगर कभी भी रिएक्टर समझ रहे हो ना, रिएक्टर स्केल पे अगर अर्थक्वेक को अगर मेजर करना है तो आप बोलते हो ना कि अर्थक्वेक या 6 रिएक्टर स्केल, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, इस तरह के रिएक्टर स्केल। तो एग्जैक्टली ये क्या मीनिंग है? एग्जैक्टली ये लॉग ऑफ समथिंग, यानी जो पावर ऑफ अर्थक्वेक है उसका लॉग लिया गया विथ बेस 10, विथ बेस 10, मतलब अर्थक्वेक के पावर को लॉग से मेजर करके उसको 6 से रिप्रेजेंट किया गया। अगर उसको आप ब्रेक करोगे ना तो पता चला, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में 6.0 रिएक्टर स्केल्स का अर्थक्वेक आया, तो व्हाट इज द पावर ऑफ अर्थक्वेक? तुम बोलोगे सर 6 रिएक्टर स्केल, दैट्स इट। वही यूएस ने बोल दिया 7 रिएक्टर स्केल, वही जापान ने बोल दिया 9 रिएक्टर स्केल। तो आप बोलोगे 6, 7, 9, तो मतलब एक ही तो ज्यादा है, मतलब पावर एक ही 1 रिएक्टर स्केल है, तो 1 एग्जैक्टली नहीं है डिफरेंस। अगर हम यूएस और इंडिया के अर्थक्वेक को मेजर करें तो वो 1 डिफरेंस तो लॉग में दिख रहा है, पर एग्जैक्टली पावर में अगर बात करें तो पावर में 10 टाइम्स डिफरेंस है, पावर में 10 टाइम्स डिफरेंस है। वही अगर जापान की बात करें तो 9 रिएक्टर स्केल है, मतलब इंडिया और जापान के बीच का अगर रिएक्टर स्केल को मेजर करो तो ये 10⁻³ टाइम्स मोर पावरफुल है अर्थक्वेक इन जापान। अब आप बोलोगे सर हमने तो 6, 7, 9 लिखा तो 10⁻³ 10, 10 स्क्वायर, ये सब कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली ये लॉग का ही कंसेप्ट है। तो वही बहुत बड़ा पावर को एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, उसको एक स्मॉल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि 6, 7, 9, मतलब रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। अगर लॉग की बात करें, बड़ी क्वांटिटी को लॉग लेके सिंपल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। लॉग का एडवांटेज यही है, और भी बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी हो गई हैं, तो कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होता। फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आज भी हम लोग यूज करते हैं और करते ही रहेंगे। तो लॉग का काफी एडवांटेज है। आप आगे पढ़ोगे, जब आगे फर्दर स्टडी करोगे तो उसमें भी काफी चीजें आपको दिखेंगी। इवन आप जो कैनेमेटिक्स की बात करता हूँ, वो केमिकल काइनेटिक्स और बहुत सारी चीजों में आप भी देखते हो, रेडियो एक्टिविटी देखते हो, डीके की बात करते हैं उसमें लॉग बेस्ड फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें आप देखोगे। ये सब जो एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं सब है, इसमें कहीं ना कहीं लॉग में मेजर जगह यूज होता है। लॉग का काफी ब्रॉड और वास्ट एप्लीकेशन है। भले अभी हम उतना ही जानेंगे जितनी हमें जरूरत है, पर इतना जान लोगे तो बहुत हद तक आप आगे कंफर्ट रहोगे। तो चलो पहले सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। पॉइंट तो क्लियर होगा कि लॉग एग्जैक्टली है क्या, एक्सपोनेंशियल क्या है, क्या हम चाह रहे हैं, क्या है, किस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे कि एक्सपोनेंशियल लॉग स्टार्ट
तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के डेफिनेशन को देखेंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है, ऐसा ही क्यों लिया उसकी बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चल, तो अभी मैं स्लाइड 1 बाय 1 करके शेयर करूंगा। डेफिनेशन बेस्ड है और कुछ 3 प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में एक और बात है कि ग्राफ जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो ना, तो जो भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, क्योंकि ये सारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है जो 2 पॉइंट मिल गया और ज्वाइन कर दिया, इसलिए ग्राफ को आपको फाइनली याद रखना। चलो मैं देखता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, काफी चीजें काफी मैं आगे बढ़ गया, पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए डेफिनेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे एक्सपोनेंशियल के डेफिनेशन। चलिए देखिए, सबसे पहले स्लाइड से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को ना नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को नोट कीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल के डेफिनेशन की बात में जो कर रहा था वो दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, तो दिख रहा है ना, स्टेटमेंट दिख रहा है ना, देयर आर सर्टेन प्रोसेस इन नेचर वेयर ग्रोथ decay of some quantity has very peculiar property, that is rate of growth of some bacteria. सिमिलरली बैक्टीरिया का रेट तो काफी हाई होता है ग्रो का। अब जैसे इवन वायरस का भी रेट काफी हाई होता है, इवन कोरोना वायरस की बात भी करो तो वो भी तो हाई रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। चलो देखते हैं, रेट ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब सबका काफी हाई रेट है ग्रोथ का। तो these process on a typical characteristic which is known as exponential growth, and the function represented them are called exponential function. मतलब इन सभी ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और फंक्शन जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, तो ये सब ग्रोथ है। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने इन सही चीजों को, तो ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, सारा पॉइंट्स आपको क्लियर ही होगा। तो चलो अब देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में दिया हुआ है ना कि देम आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो दिया हुआ है ना, डिनोटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, डिनोटेड बाय, ये पॉइंट देखना, डिनोटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वेयर ए इज नोन एज, where a is known as base and x is called exponent, where a is known as base and x is called exponent. x क्या है, exponent। a के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि a रियल क्वांटिटी है, a पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव रियल बोल रहा है, और a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट जो लास्ट में मैंने बोला ना कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके आगे कंडीशन भी एक्सपोनेंशियल में लगा हुआ है। क्या कंडीशन है कि ए इस केस में रियल होगा, ए पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव रियल में 1 को छोड़ के ए कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल कंडीशन है, ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा। ए के बारे में कंडीशन है, एक्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, एक्स इज इट्स इनपुट। तो ए टू द पावर एक्स के केस में एक्स को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और ए को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्स इज एन एक्सपोनेंट एंड ए इज अ बेस, ए बिलोंग्स टू आर ग्रेटर देन 0 बट ए नॉट इक्वल टू। तो आई थिंक सारा नोट कर लिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ए टू द पावर एक्स तो सर हमें पहले से ही पता था, ए टू द पावर एक्स तो हमें पहले से पता था, इसमें ऐसा क्या कर दिए। बट पॉइंट यहाँ ये है कि आपने इसके बाद एक कंडीशन क्यों डाला, ये कंडीशन क्यों डाला, ए पॉजिटिव ही क्यों होगा, 1 क्यों नहीं होगा, निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये सारा पॉइंट अपने दिमाग में आ सकता है। ये इसीलिए नहीं लिया गया है कि जो एक्सपोनेंशियल का जो स्टेटमेंट है उसको ये वैलिड नहीं होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल स्टेट को ये स्टेटमेंट ना एक्सपोनेंशियल अपने स्टेटमेंट को लूज कर जाता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए निगेटिव नहीं लिया गया, 1 नहीं लिया गया। तो चलो इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, अभी आपके लिए पॉइंट यही है कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेयर ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं इसके कुछ कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज पे, उसको देखो, कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज बस सुनते चलो और देखना। फर्स्ट स्लाइड अब हटाता हूँ, सेकंड स्लाइड में देखते हैं। देखो 3 प्रॉपर्टी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देखो क्या दिया हुआ है। पहला प्रॉपर्टी,
as we know that a to the power n equal to a into a dot dot a को मैंने n टाइम्स लिखा, ये आपको पहले से पता हो, ये तो पहले से पता, 3³ इक्वल टू 3 into 3 into 3, n यहाँ नेचुरल नंबर है, ये तो आपको क्लियर, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n तो आपको पता ही रखा है कि कैपिटल n इज ए नेचुरल नंबर where a is called base and n is index or exponent, ठीक है। Exponential function fx equal to a to the power x is generalization of this law of facilitate some useful application with some imposed restriction, that is a to the power 0 and a not equal to 1। मतलब क्या है आप जरा सोचिए पहले, देखो इसमें सब स्टेटमेंट है, हम क्लियर बारीकी से लिखा हुआ है, बस कुछ चीजों को आपको देखना है। सबसे पहले एक्सपोनेंट के बारे में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है। बेस क्या होता है, तो मतलब 3 को क्या लिख देते हैं, 3 into 3 into 3, तो 3 to the power 4 को लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3, मतलब 4 टाइम्स। इसमें 3 हो गया आपका बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट। इसी चीजों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया गया, बट विद सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ इसी चीजों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंट तो क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, हमने कहा कि इसी चीजों को कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया गया, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना, देखो स्टेटमेंट देखना फर्स्ट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल टू a to the power x इज जनरलाइजेशन ऑफ दिस लॉ टू फैसिलिटेट सम यूजफुल एप्लीकेशन, ठीक है, विथ सम इम्पोज्ड फंक्शनल रेस्ट्रिक्शन, ये पॉइंट देना, विथ सम इम्पोज्ड फंक्शनल रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसी को कन्वर्ट किया गया विथ सम इम्पोज्ड फंक्शनल रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन था, तो बेस पॉजिटिव लेंगे और बेस 1 नहीं, ये पॉइंट दिया गया, यानी कि जिस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस कंडीशन को लगा करके फंक्शन आपको दिया गया कि ये है, इसको कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसमें हमने ये कंडीशन इसमें लगा दिया। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये क्यों किया गया, देखो सबसे पहली बात यही है ना कि कोई भी फंक्शन जनरेट करते हैं कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो देंगे ही ना। तो एक्सपोनेंट के बारे में पता था, बेस के बारे में पता था, जनरली हमने लिख देते थे, बट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये एक स्पेशल फंक्शन, मैन मेड फंक्शन है ना, ये कुछ कोई तो ऊपर से जनरेट होकर तो नहीं आया है, मैन मेड फंक्शन है, तो अल्टीमेटली इस फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ कंडीशन तो डालना होगा। अब साइन थीटा को एक बार सोचो, सिंपली एक छोटा सा एग्जाम, साइन थीटा को हम p/h ही क्यों लेते हैं, बोलो, क्लियर है, उसको डिफाइन किया गया होगा, उसमें कंडीशन डाला हो गया, फिर बोला होगा इसको हम ये बोलेंगे, तो जस्ट वही चीज एक्सपोनेंशियल के साथ भी है। आप एक्सपोनेंट, पॉइंट यहाँ ये कि इसको मैंने नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ कंडीशन लगा के, ये मैन मेड फंक्शन है, कंडीशन लगाया, फंक्शन जनरेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और बस पॉइंट्स को देखते रहो, ठीक है। तो आगे याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन था, तो उसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है वो पॉजिटिव लेंगे, 1 के इक्वल नहीं, दैट्स इट। अब आ जाते हैं डोमेन की बात, देखो सेकंड में डोमेन वैसे आप लोगों को अभी बताया नहीं है, पर एक छोटा सा स्टेटमेंट है डोमेन, मतलब अगर फंक्शन जो है, कोई फंक्शन अगर x पे डिपेंडेंट है, तो x की जो भी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं। रेंज तो पता ही है, fx इक्वल टू a टू दी पावर x, मतलब इसको y बोलते हैं, तो सेट ऑफ y बोलते हैं रेंज, यानी y की वैल्यू को हम बोलते हैं रेंज, तो रेंज तो पता ही है। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं और y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो a टू दी पावर x अगर फंक्शन है तो x की क्या वैल्यू होगी जो फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब कोई भी ऐसा x नहीं होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो। मेरी बात सुनिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपकी नजर वीडियो पे होनी चाहिए और दिमाग मेरे बातों पे होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि डोमेन, तो डोमेन मतलब सेट ऑफ x, तो सेट ऑफ x की अगर सपोज हम बात करते हैं तो x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड, समझे, तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, तो इस केस में आप देखो कि a टू दी पावर x के लिए x का कोई भी वैल्यू रखो फंक्शन ऑलवेज डिफाइन ही होगा। मतलब डोमेन इस केस में बात करें तो डोमेन जो होगा वो रियल होगा, दिया हुआ है ना स्टेटमेंट लिखना, डोमेन ऑफ fx इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज ऑफ fx इज 0 to infinity, मतलब 0 to infinity मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है,
तो ये सिंपल सा लॉजिक है, मैं अभी बोर्ड पे भी इसको एक बार दिखा दूंगा कि क्यों ग्रेटर देन 0। एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक्सपोनेंशियल में बेस है पॉजिटिव, अगर बेस है पॉजिटिव तो पावर में आप कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, क्या फर्क पड़ता है, ऑलवेज तो पॉजिटिव ही होगा ना। मतलब बेस हो गया 2, 2 टू द पावर x ले लो तो x की वैल्यू 2 दे दो तो 2 स्क्वायर 4, x की वैल्यू 1 दे दो तो 2 पे पावर 1, x की वैल्यू अगर -1 दे दो तो क्या होगा 2 पे पावर -1, तो फिर भी तो पॉजिटिव ही, यानी कि बेस पॉजिटिव है इसीलिए एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो रेंज क्या हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद भी और स्टेटमेंट दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ जो है दैट इज इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल की बात तो मैंने पहले ही कर रखा है तो इसको बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखते हैं, फॉर a greater than 0 and a equal to 0 fx equal to a to the power x loses its meaning for some value of x। मतलब a लेस देन 0, a इक्वल टू 0 और इवन a इक्वल टू 1 पे भी लूज करता है। तो पहले a निगेटिव पे क्या हुआ, a निगेटिव पे अगर लेंगे तो पावर में x होगा, ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, लूज कर जाएगा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा बोला आप सोचो, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। निगेटिव टू द पावर समथिंग, क्यों ऐसा बोला आप ये सोचो कि सोचो, चलो मैं देखता हूँ, चलो देखते हैं। जैसे हमने बोला कि जैसे यहाँ देखना कि निगेटिव टू द पावर समथिंग, जैसे हमने बोल दिया कि y इक्वल टू, हमने स्टेटमेंट दिया एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, कंडीशन दे दिया a नॉट ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ये पॉइंट है। अब हमने ये बोला, अब आपके दिमाग आएगा सर निगेटिव क्यों नहीं लिए, निगेटिव का क्या प्रॉब्लम है। तो निगेटिव से हमने बोला कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा। बेटा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, निगेटिव में वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा। अब आप सोचोगे सर कैसे लूज करेगा, ये छोटा सा तो पॉइंट है, लूज करने का क्या है क्या नहीं है। तो लूज इसलिए करेगा कि मान लो कि मैंने -2 बेस ले लिया, पावर x दे दिया, तो देखो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है कि चाहे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, एक्सपोनेंशियली डाउन जाए, ऐसा नहीं कभी अप कभी डाउन, कोई एक चीज को ही फॉलो करना हो। तो -2 दी पावर x में देखना, x इक्वल टू 1 के लिए आ गया -2, x इक्वल टू 2 के लिए आ गया 4। तो देखो एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कभी ऐसे ग्राफ में आते हैं तो कभी निगेटिव गेन किया, कभी पॉजिटिव गेन किया, फिर कभी निगेटिव गेन किया, कभी पॉजिटिव गेन किया, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियली बात ही खत्म हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को गेन ही नहीं कर पा रहा है, लूज कर जा रहा है। बेटा बहुत ही सिंपल, लूज कर जा रहा है, मतलब वो अपने प्रॉपर्टी जो उसका होना चाहिए था एक्सपोनेंशियल का पॉइंट, उसको वो लूज कर जा रहा है। मतलब एक्सपोनेंशियल में बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। अब जीरो क्यों नहीं लिए, अगर छोटी सी बात सोचो, जीरो अगर हमने ले लिया तो 0 टू दी पावर समथिंग तो हमेशा तो जीरो ही होगा ना आगे इनपुट में। मतलब अगर मैंने कोरोना के ग्राफ को बनाना चाहा, 0 टू दी पावर टी दे दिया, टी पर डिपेंडेंट है, तो टाइम कितना ही बढ़े हमेशा केस जीरो ही होगा। अगर ये फंक्शन होता तो इतना टेंशन थोड़ी होता, आज तो तुम मेरे सामने बैठे रहते और हम तुम लोग की क्लास लेते रहते, मतलब कोई इशू नहीं था। तो फंक्शन तो वैसा था नहीं 0 टू दी पावर टी। तो जीरो क्यों नहीं है, जीरो इसलिए नहीं है कि वो एक कांस्टेंट हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी तो वो भी नहीं ना है, लूज कर गया ना प्रॉपर्टी को, तो जीरो भी नहीं होगा, मतलब निगेटिव भी नहीं हुआ, वहां भी लूज कर रहा था, जीरो भी नहीं होगा, वहां भी लूज कर रहा था। और 1 क्यों नहीं होगा, तो 1 भी वही बात है, ए नॉट इक्वल टू 1, 1 पे पावर समथिंग रखो तो हमेशा तो 1 ही होगा, फिर से वो कांस्टेंट हो गया, कभी ऐसे नहीं हुआ या कभी ऐसे नहीं हुआ, मतलब ग्रो करना चाहिए था, एक ही चाहे ग्रो करेगा चाहे डाउन जाएगा, तो वही वाली बात है। तो दोनों में से कुछ नहीं था, तो यही पॉइंट है। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी कि क्यों ए नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, ए जीरो नहीं ले रहे हैं और ए 1 नहीं ले रहे हैं। होपफुली क्लियर होगा बाबू, बहुत ही सिंपल है बाबू। आप मेरी बात बस सुनते चलें। ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है, अभी मैं आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ, पेशेंटली आप सारी चीजों को देखिएगा। लगातार मैं भी लेक्चर डालूंगा, लगातार भी लेक्चर, कंटिन्यूस लेक्चर चलेगा, जो भी लेक्चर आपके साथ जो चल रहा है उसके साथ साथ मैं भी कंटिन्यूस अभी एक्सपोनेंशियल हर एक दिन के गैप पे मैं लेक्चर अभी डालूंगा, कोई लेक्चर आप लोगों को मिलता रहेगा। अभी हो सकता है कि एक दिन में 2-2 लेक्चर आपको मिल जाए, तो बस अब आप कमर कस लीजिए। और अगले इस वीक का प्लान मेरा यही है, आज ट्यूसडे है ना, इस वीक का प्लान यही है कि मैं एक लास्ट संडे तक एक्सपोनेंशियल लॉ को बहुत हद तक फिनिश करूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, चलो तो देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को भी हम अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को हम दिखाएं, सुनना मेरी, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करें। अब आपके दिमाग में आएगा सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक बात याद रखना कि एक्सपोनेंशियल का और लॉग, आगे लॉग के ग्राफ को भी दिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉग पॉइंट याद रखना,
एक्सपोनेंशियल और लॉग का ग्राफ जो है एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है ना कि हर एक पॉइंट पे, हर एक छोटे छोटे इनपुट के डिफरेंस पे, जैसे हमने बोला टाइम डिपेंडेंट है, और एक छोटे छोटे इंटरवल में वो ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वो आपका स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा कि सीधे दो पॉइंट मिला है ऐसे ज्वाइन कर लिया, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो बेस पर डिपेंडेंट है। तो उस केस में एक ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, तो ये बेस पर डिपेंडेंट है, सबका ग्राफ लगभग सिमिलर ही लगता है। बेस चेंज करते जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर आगे पीछे होता है बस, तो वो मैं आगे चल के डिफरेंस और जनरेट कर दूंगा। अभी मैं ग्राफ जो भी दिखाऊंगा वो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, कुछ पॉइंट्स लेके मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट आपको फाइनली ये ग्राफ याद रखना होगा। ये एक छोटा सा लास्ट वाला पॉइंट याद रखिए कि आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को याद रखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हर जगह हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट नहीं लगा। तो चलिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो दोनों ग्राफ में प्लॉट करना होता है। एक्सपोनेंशियल में दो पॉसिबिलिटी है, तो एक्सपोनेंशियल में दो पॉसिबिलिटी है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि ए की वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, और दूसरा पॉसिबिलिटी ए की वैल्यू 0 से 1 लेंगे। ये ऐसा क्यों हमने दिया, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर ए ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो उस केस में एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, हमेशा एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, फंक्शन यानी वैल्यू बढ़ता चलेगा, समझ रहे हो। ए ग्रेटर देन 1, सोचो 2 पे पावर एक्स, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 इंक्रीज कर रहा है। कोई ए अगर 0 to 1 ले तो वो ग्राफ डाउन जाएगा, हमेशा ग्राफ नीचे जाएगा। तो यही छोटे सा पॉइंट है कि इसीलिए दो पार्ट में ब्रेक करेगा, दोनों पार्ट में अलग अलग शेप का ग्राफ होता है, अलग अलग टाइप ग्राफ होता है। तो उसको आप देख लीजिए, ग्रेटर देन 1, 0 to 1। इस केस में क्या होगा, मैं ग्राफ को फिर से दिखाऊंगा, और इस केस में क्या होगा पहले देखते हैं। पहले स्लाइड को देखिए, एक एक पॉइंट लिया हुआ है स्लाइड में, एक एक पॉइंट से ग्राफ प्लॉट किया गया। तो दोनों केस की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि ए ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, देखा ना, ए ग्रेटर देन 1। देखो स्टेटमेंट देखा, पहला में देखा a to the power x a greater than 1 behaves as an increasing function। इंक्रीजिंग का मतलब यही होगा कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे ना, फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब घटना नहीं चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ही है कि चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और अगर घट रहा है तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग। बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि सबसे पहले ए टू द पावर एक्स, दोनों फंक्शन देख लो, ए टू द पावर एक्स और ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और ए लेस 0 to 1। 0 to 1 में डिक्रीजिंग है, क्योंकि 1/2 हो गया, तो पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे फंक्शन का वैल्यू घटेगा ना। 1/2 पे पावर 1, 1/2, 1/2 द पावर 2, 1/4, घट रहा है ना। बस वही चीज है, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू घटेगी। तो दोनों केस यहाँ दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो गौर से देखें, पहला ग्राफ प्लॉट किया, ए की वैल्यू मान ली गई है 2, तो 2 के लिए 2 पे पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट किया गया है। उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए पॉइंट जनरेट किया गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके लिए ए टू द पावर एक्स वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है, और उसको ऐसे इसमें तो सारा पॉइंट्स दिखाया नहीं है, पर रफली जान लो कि सारा पॉइंट्स अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। कब, जब वो 2 पे पावर एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। अब याद रखना कि ए ग्रेटर देन 1 है तो सारे ग्राफ का शेप लगभग लगभग यही होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और लगभग लगभग एक ही सिमिलर शेप ही होगा। इसको याद रखिएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए टू द पावर एक्स व्हेन ए ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर 0 to 1 की बात करें तो इस केस में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इसमें x जैसे से इंक्रीज करोगे तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। मतलब तो देखो ऊपर वाले में देखो x ए टू द पावर x का वैल्यू बढ़ रहा था, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो, और नीचे में देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो फंक्शन का वैल्यू क्या घट रहा है। देख रहे हो, -5 के लिए 32 है, तो -4 के लिए क्या है 16 है, -3 के लिए 8 है, तो -2 के लिए 4 है। तो इसी तरह आप इस तरह बात कर सकते हैं। तो यही है आपका ग्राफ 2 पे पावर 1/2 पे पावर एक्स। होप ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर होगा। आपको दोनों ग्राफ याद रखना है, एक है इंक्रीजिंग ए ग्रेटर देन 1, और एक है डिक्रीजिंग 0 to 1। क्लियर है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, और आप इसको सेट कर लीजिए दिमाग में कि कैसे क्या करना है, क्या करना है। तो ग्राफ आपको बोला जाए तो आप एक बार सुने और ग्राफ इमीडिएट प्लॉट कर दें, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ओके,
तो चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे जो भी होगा उसको देखेंगे। अब आ जाते हैं, थोड़ा मैं ग्राफ को कंपैरिजन करता हूँ कि क्या सारे ग्राफ एक ही टाइप के होंगे, मतलब क्योंकि इसके बाद मैं मेथड ऑफ सॉल्विंग की बात करूंगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग ग्राफ कंपैरिजन की बात करता हूँ। सारे ग्राफ नोट कर लिया ना, तो चलो स्लाइड हटाते हैं, तो ग्राफ कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखा कि ए ग्रेटर देन 1 में आपने ग्राफ किस तरह से देखा, ए ग्रेटर देन 1 में ग्राफ आपने देखा कि ग्राफ इस तरह से ग्रो कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल व्हेन ए ग्रेटर देन 1। ये वाला पॉइंट आपको पता ही होगा, ये वाला पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट 1 है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स की जगह जब जब ये एक्स माइनस इंफिनिटी तक जा रहा था तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग एक्स एक्सिस को टच कर रही है, टच कर रही है मतलब वैल्यू 0 के काफी क्लोज, मतलब तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो ये तो पहले ही पता था कि ए टू दी पावर एक्स मतलब वाई की वैल्यू हमने क्या बोला था, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वही अगर 0 to 1 के बीच में अगर बात करें तो 0 to 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा होगा, तो 0 to 1 के बीच में ग्राफ हमने बताया था कि ऐसा होगा, यही ग्राफ हमने प्लॉट किया था। ये वाला पॉइंट फिर से 0,1 है और ये डिक्रीजिंग है, इस साइन को हम डिक्रीजिंग से आगे जब भी रिप्रेजेंट करें इस साइन का मतलब हम यूज करेंगे डिक्रीजिंग डाउनवर्ड एरो, और अगर अपवर्ड एरो दिया हुआ है तो इस साइन को हम यूज करेंगे इंक्रीजिंग। तो क्लियर है मेरी बात। ये दोनों ग्राफ आपने देखा, स्लाइड से दिखाया, यहाँ से भी प्लॉट कर दी। तो अब आते हैं, आपके दिमाग में आएगा सर एक ही वैल्यू कुछ भी रखें इस केस में तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा, सब एक ही टाइप का दिखेगा, मतलब सारा ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा। सर ओवरलैप नहीं करेगा सारा ग्राफ, एग्जैक्टली ग्राफ में थोड़ा ऊपर नीचे वाला केस आएगा बट एक ही टाइप का शेप दिख जाएगा। थोड़ा मैं उसको डिफरेंस जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, फिर एक छोटा सा स्लाइड से भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि ग्राफ सही में एक टाइप का क्या कैसा, एक टाइप के ग्राफ को मिला दूं तो कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। मान लो कि हमने कुछ ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश किया, हमने बोला कि एक ही फ्रेम में y इक्वल टू 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x को ड्रॉ करते हैं। पहले 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x को ड्रॉ करते हैं, 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x। ये पॉइंट है 0,1, तो ये ग्राफ मान लिया। चलो थोड़ा इसको और स्ट्रिप बनाते हैं, ग्राफ थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली है ना, तो थोड़ा ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हमने मान लिया, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो 3 टू द पावर x और 2 टू द पावर x को अगर सपोज कंपैरिजन करें तो 3 टू द पावर x क्लियर है बड़ा होगा, पर ऑलवेज बड़ा नहीं होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो वो बड़ा होगा, और जब x नेगेटिव होगा सोचो x की वैल्यू -1 है तो 2 पे पावर -1 और 3 पे पावर -1 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 पे पावर -1, यानी x पॉजिटिव के लिए 3 टू द पावर x बड़ा है और x नेगेटिव के लिए 2 पे पावर x बड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं 3 पे पावर x का ग्राफ अगर इसमें प्लॉट करना चाहूँ तो 3 पे पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, बट ये शेप आया, ठीक है, ग्रेटर है बट x अब आपके आते हैं x पॉजिटिव में 3 पे पावर x ऊपर चला गया, बट x नेगेटिव में 3 पे पावर x नीचे चला गया, x नेगेटिव में 3 पे पावर x नीचे चला गया। मतलब दिस इज द ग्राफ। जो मैं डार्क कर रहा हूँ, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि कैमरा में रेड कलर थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है, तो डार्क कर देता हूँ। ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3 टू द पावर x, ठीक है, y इक्वल टू 3 टू द पावर x। मतलब दोनों ग्राफ कंपेरिजन करते तो शेप तो एक ही टाइप दिखाना, रफली सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है सीधे ऐसे ड्रॉ कर दें, दो को दिखाना है तब ना ये इश्यू बनता है कि कौन सा ग्राफ क्या होगा, एक ओवरलैप नहीं करेगा, हल्का ऊपर हल्का नीचे होगा, शेप तो ऐसा ही रहा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद रखिएगा, इतना आपको हमेशा कंपैरिजन का, अभी आपके पास उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो उसमें जब यूज करेंगे तो देखा जाएगा। 12th में बहुत सारा ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम देंगे जो इस सब चीजों की यूज होती है। अगर बेसिक चीजें क्लियर है कि ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसा होगा, ए 0 to 1 होगा तो ऐसा, ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंपेरिजन कर लिए, दिख रहा है कि लेस देन 0 में 3 टू दी पावर एक्स नीचे, 2 टू पावर एक्स ऊपर है, तो ग्राफिकली भी सारी चीजें क्लियर। उसी तरह बेस 0 to 1 वाला भी देख सकते हो, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यही है कंपैरिजन बिटवीन दिस टू ग्राफ, वो क्लियर होगा।
और भी ग्राफ्स हो सकते हैं। चलिए एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ, 3-4 ग्राफ को एक साथ दिखा के आपको क्लियर करता हूँ, और इसको देखिए आप बताइए कि कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं कुछ कॉमन ग्राफ्स को एक साथ प्लॉट के एक ही फ्रेम में प्लॉट किया हुआ है। तो देखो आगे ऊपर नीचे वाला केस है ना, बेस 0 to 1 वाला भी है और बेस ग्रेटर देन 1 वाला भी। तो यही है आपका ग्राफ, जो हमने ग्राफ की बात की। तो इसको आप नोट कर लो, है ना। सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि हमने जितना बताना था ऑलमोस्ट बता दिया है आप लोगों को। अब जो मैं देखूंगा, स्लाइड सारा देख लेना ढंग से, अगर होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक मैं बोल रहा हूँ नोट कर पाते हो तो नोट कर लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके इवेंट फेयर कॉपी में आपका सिस्टमेटिकली नोट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन करोगे बेटा, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या मैंने बोला। तो जो ग्राफिकल एक्सप्लेन किया, और जब कॉपी में नहीं होगा तो कैसे आप रिकॉल करोगे उसको। तो इसलिए एक एक चीज, एक एक लाइन, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें एक एक लाइन आपके कॉपी में डिट्टो होना चाहिए, एकदम कहीं इधर से उधर नहीं। पॉइंट आपको एकदम देखते के साथ एकदम, क्योंकि इतने बढ़िया, इतने स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपका नोट्स बनवा दे रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ कॉपी ही पढ़ो तो एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं होगी, और इवन जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ख्याल रखना। आप और कहीं से कंपैरिजन करना होगा, कहीं से, मैंने बोला ना, कहीं से कंपैरिजन करना होगा, किसी से चीज से भी, इवन किसी फैकल्टी से, किसी टीचर से, आप कहीं कोटा एलन वेलन सब। मैंने जब से टीचिंग स्टार्ट किया है, मैंने कोशिश यही की है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट दूं, और आपको मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी का नोट्स मंगा लो, तो आप बस एक बार कंफर्म करना चाहते तो कंफर्म कर लो, आगे मेरे पर ट्रस्ट करो, सब बेहतर हो। ओके, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई, सारा चीज तो मैंने कर ही दिया, कुछ बातें भी हो गई। तो चलो अब हम देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेस्ड पार्ट देखेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेस्ड, और फिर उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आज मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तक ही डिस्कस करूंगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके आपको एक असाइनमेंट आपको अभी क्लास में ही शेयर कर दूंगा, उतना आप इमीडिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर इमीडिएट नेक्स्ट क्लास आएगा, जस्ट एक एक दिन के गैप पे आपके पास अब क्लास आएगा। मैं कोशिश करूंगा 2-3 क्लास कंटिन्यूस दूंगा, कंटिन्यूस। तो उस केस में होगा कि नेक्स्ट क्लास में, जैसे मैं एक्सपोनेंशियल की इक्वालिटी तो बता दिया। एक्सपोनेंशियल 2 पार्ट है, प्रॉब्लम में 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है, एक इक्वेशन बेस्ड और एक इन इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन तो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, और इन इक्वेशन अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जस्ट उसके बाद मैं फिर लॉग को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। लॉग क्या है, कैसे इन्वर्ट बोलते हैं, क्या है, जो मैंने बात की, और कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं उसको करूंगा, लॉग बताऊंगा, लॉग के सारी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करूंगा। फिर लॉग में इक्वेशन बताने के बाद एक साथ आऊंगा आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। फिर आपको दोनों को एक साथ दोनों की थ्योरी बता करके आप फाइनली बस प्रॉब्लम चलता रहेगा 1 से 2 क्लास, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो हेडिंग डालिएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, देखना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला इसमें रिजल्ट आता है, सबसे पहला देखो स्टेप बाय स्टेप, इसको भी नोट करना है, इसमें कोई स्लाइड नहीं, हर जगह स्लाइड जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट है इफ a to the power x equal to a to the power y। स्टेटमेंट सुनना, इफ a to the power x is equal to a to the power y, ठीक है। अगर a to the power x equal to a to the power y है तो क्या होगा। तो देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, आपके दिमाग में चलेगा सर x इक्वल टू y कर देंगे बस हो गया, पर कोई जरूरी है कि x इक्वल टू y होगा, कुछ और नहीं हो सकता। उस केस में एक और पॉसिबिलिटी है, बट वो पॉसिबिलिटी एक्सपोनेंशियल के डेफिनेशन को थोड़ा इनवैलिड कर रहा है, बट ये समथिंग फॉर्म बाय समथिंग है, तो ये फंक्शन, तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यह देखो इसमें पहला केस क्या होगा, x इक्वल टू वाई, ये पहला केस। और दूसरा केस होगा जब a इक्वल टू 1, यानी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं रहा, तो इक्वल नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया। इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहा, तो ये इक्वल टू ये, तो इस केस में आपका भी तो भी तो 1 होगा। तो जब ये होगा तो भी तो पॉसिबल हो सकता है, भले इस केस में आप फंक्शन नहीं रहा, बट पॉसिबल तो हो सकता है ना कि ये दोनों इक्वल की बात कर रहे हैं ना।
तो a इक्वल टू 1 में आपका इक्वल आएगा। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम करेंगे इन फ्यूचर कभी कभी बेस में भी एक्सप्रेशन गिवन, हमेशा कांस्टेंट में कंपैरिजन नहीं करता। जब बेस में एक्सप्रेशन गिवन होता है, मतलब एक्स के टर्म में गिवन होता है, उसमें पावर समथिंग, तो इक्वल करते हैं, तो दोनों साइड बेस इक्वल करते हैं तो पावर इक्वल करते हैं। दूसरा केस एक और होगा, जब बेस इक्वल टू 1 वाला भी केस आएगा, तो बेस इक्वल टू 1 वाला केस भी ना भूलें जब एक्सप्रेशन में गिवन हो। मैं आगे चल के इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अब इस बात का ध्यान देना। तो ये है पहला इक्वेशन, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई, देन व्हाट, तो उस केस में हमने बोला कि x इक्वल टू वाई, और सेकंड केस क्या है, बी ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, मान लो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें आ गया, इफ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर x, दोनों में मतलब डिफरेंट बेस है, डिफरेंट बेस है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या करें, तो देखो डिफरेंट बेस टाइप का दिख रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आप सोचो। अभी हमें पता नहीं ना, ये 3 हो जाता, 4 हो जाता, तो हो सकता है इसमें से एक पॉसिबिलिटी ना होता, पर अभी हम ए और बी में दिए तो कुछ भी हो सकता है, सारे केसेस को काउंट करना होगा ना। तो देखो सबसे पहला केस क्या होगा कि ये तभी होगा जब x इक्वल टू 0, डिफरेंट बेस होगा तो x इक्वल टू 0, या ऐसा नहीं हो सकता है कि a इक्वल टू बी भी हो जाए, है? ये भी तो हो सकता है। मान लो, अब बोलोगे कि अगर 3 टू द पावर x इक्वल टू 4, मान लो कि ऐसा दे दिया 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 2x, तो बोलोगे सर इसमें तो 3 इक्वल टू 4, अरे इसमें नहीं हुआ, तो इसमें तो ये वाला केस भी तो नहीं हुआ, तो ये आ गया 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर, ये दे दिया 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x। इसको देखते हैं, तो ये वाला किसको सेटिस्फाई करे, ये इसको सेटिस्फाई करे, ये कब इक्वल होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। यानी डिफरेंट बेस है, तो डिफरेंट बेस वाला तभी ट्रू हो सकता है जब पावर आपका क्या होगा, 0। बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। बट अगर ऐसा लिखा रहा था, यहाँ भी कुछ, मान लो बेस में हमें x, मान लो ऐसा दे देते मॉड ऑफ x माइनस 1, मतलब ऐसा दे देते मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ थ्राइस x माइनस, मान लो अगर बोल दिया मॉड ऑफ थ्राइस x माइनस 1, पावर दे दिया यहाँ पर 3 और यहाँ दे दिया 5, मान लो यहाँ दे दिया 3 और 5, बोला इसको इक्वल करो। तो आप बोलोगे सर और भी अप्रोच है, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, मैंने या चलो पावर में भी x ही देते हैं, पावर में x दे दिया, यहाँ भी x दे दिया, यहाँ भी x दे दिया, बोला इसको सॉल्व करो। तो आप बोलोगे सर x पावर तो इक्वल है, पावर तो इक्वल है। अब आप बोलोगे सॉल्व करने का, तो इस केस में इस वाले से सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट था तो हमने सीधे x इक्वल टू 0 दे दिया, बट इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में हमें लिखना होगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 1, तो वहां से जो भी x की वैल्यू आ गई वो हो जाएगा ट्रू। मतलब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी ये मत समझना कि हमेशा ऐसा ही प्रॉब्लम दिखेगा, प्रॉब्लम ऐसा भी दिखेगा, अभी बस इंट्रोड्यूस किया, ऐसा तो दिखाया है। आप ये मत हड़वाना कि सर प्रॉब्लम ऐसा कर दिया और प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम आगे आएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें आए। तो ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, चेक करना होगा, आपको प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है वो आपको बाद में देखेंगे, तो ठीक है। a to the power x equal to b to the power x, तो फर्स्ट केस x equal to 0 एंड सेकंड केस a equal to b। क्लियर है, a equal to b। ओके, अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट नंबर 3, बता दो ना, इसको बाद में नोट करते रहना, अगर करना भी चलो लिख दिया मैंने, पर ये सब प्रॉब्लम आगे चलेगा, इसलिए हड़बड़ाना मत, तो सारी प्रॉब्लम हो गया, नोट कर ले, प्रॉब्लम आगे भी आएंगी, अभी तो बस स्टार्ट किया है, तो कुछ चीजें बताना था, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें बता, ठीक है। एक और चीज, थर्ड वन, सिंपल थर्ड तो ऐसे ही है, a टू द पावर एफ एक्स, याद रखना यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी याद रखना कंडीशन है a कॉमा b ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव लेना ही लेना कंडीशन, नेगेटिव तो के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। a टू द पावर जी एक्स, अगर ऐसा दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0, a टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर जी एक्स, a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्या होगा इस केस में, बस याद रखना दिस इज ट्रू व्हेन एफ एक्स इक्वल टू, मतलब बेस सेम है तो एफ एक्स इक्वल टू, लेकिन कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं, बात यही चीज है, बस एक्स इक्वल टू वाई। अगर मान लो a1 हो गया तो ये भी होगा, मतलब कहीं कहीं इसका भी स्टेटमेंट है, बट यहाँ a को सीधे हमने कांस्टेंट माना तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिख रहा है, अल्टीमेटली ये इसी का एक्सटेंशन। तो ये मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी ऊपर में फंक्शन के फॉर्म में भी होगा, तो उस केस में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करेंगे, और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर बेस में भी फंक्शन होगा तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ओवरऑल तीनों चीज लगभग सेम ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल
इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस सॉल्व, ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगा, 2 से 3। ठीक है, और आपको ना आज बनाने के लिए दूंगा, समझे ना? और नेक्स्ट क्लास में और भी उसके बाद कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन में आप जो भी इसको असाइनमेंट आपको मिलेगा, लॉग और इसके एक्सप्लेनेशन असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। 2 असाइनमेंट को मैंने प्लान कर रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं क्लास में असाइनमेंट के थ्रू आपको दे दूंगा, तो उसको आप बनाते रहना और उसके साथ साथ मैं आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, समझे ना, सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने जो यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर दूंगा, इसको मैं साइड में देता हूँ, इसको डिस्कस कर दूँ। पहले एक सिंपल स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर 3 टू द पावर x इक्वल टू अगर 9 टू द पावर 2x दे दिया, 9 टू द पावर 2x, तो व्हाट इज द वैल्यू 9 टू द पावर x, 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 टू द पावर x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट बेस सेम करने का टारगेट करना है। तो 3 टू द पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं, तो x इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत नहीं, तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दैट इज द आंसर। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बेस इक्वल करने की कोशिश करना। ऐसा दे दिया 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू अगर 9 दे दिया, तो 9 को क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, बेस दिस इक्वल टू 2 आ गया, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 2, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू 0। फिर से x इक्वल टू 0। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम, 3 टू द पावर 3 ही यूज कर रहा हूँ, 3 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1/3 दे दिया। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर -1, फिर से पावर को इक्वल कर दिया, x प्लस 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आ गया, -4, x इक्वल टू -1। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये आप देख लो। सिमिलरली यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर एक प्रॉब्लम मैंने ऐसा दे दिया, 3 टू द पावर मॉड x -1 इक्वल टू 3 यूज करता, तो बेस का चेंज करता, इक्वल टू मैंने दे दिया 8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सेम अप्रोच है, तो 2 टू द पावर मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 2 क्यूब। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। इसको सॉल्व करें तो x -1 इक्वल टू +-3, वी हैव टू पॉसिबिलिटी, x -1 इक्वल टू 3 और x -1 इक्वल टू -3। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू -12। तो मतलब सिंपल ही है ना, देखो कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इन जनरल अभी जो भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको सबसे पहले आपको टारगेट यही करना है ना कि बेस इक्वल कर दे, बेस इक्वल कर दें, फिर पावर को आप कंपैरिजन कर लो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम जैसे मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पे इसको पहले नोट कर लो। इस प्रॉब्लम को मैंने कहा था ना कि इसको डिस्कस कर दूंगा, तो इसको भी डिस्कस कर दूंगा। और जो भी प्रॉब्लम दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में पहले सारे प्रॉब्लम्स और सारे वेरिएशन को एक बार फिर से टच करूंगा, क्योंकि पहले आज क्लास में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। पहले आप सारी चीजों को एक बार ढंग से सुन लो, समझ लो, फिर इमीडिएट फिर क्लास का तो फ्लो बढ़ ही जाएगा ना। तो सोचना क्या है, पहली क्लास में ज्यादा लोड देना भी सही नहीं है। दूसरा क्लास इमीडिएट आएगा, उसको देखना, फिर उसके बाद आपका पास पर लोड बढ़ता है। तो चलो चलो इसको क्वेश्चन को नोट करो फटाफट, ठीक है ना। कर लिया, चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ, फिर इसके बाद इसको देखता हूँ। मान लो कि एक प्रॉब्लम हमने दे दिया, क्वेश्चन है 1/2 या 1/2 या 2 टू द पावर, 2 टू द पावर x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये दे दिया, इक्वल टू 1/2। ये मैंने प्रॉब्लम दिया था, बोला इसको सॉल्व कर। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट है 2 टू द पावर x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर -1। यहाँ पे ठीक है, x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर -1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू -1, मतलब x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x -1 इंटू x -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, 1, 2।
तो दिस इज द आंसर, सिंपल तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ये एक प्रॉब्लम आ गया। सिमिलरली प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और देख लेता हूँ। एक प्रॉब्लम है 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x, 9 टू द प्रॉब्लम है 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 54 इक्वल टू 0, माइनस 54 इक्वल टू 0। मान लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सब वही चीज है, कहीं हम अलग टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है अलग, अल्टीमेटली वही है बाबू, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर 1। यहाँ भी वही है। सबसे पहले सबको इसमें क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करना है, तो देखो 3 टू द पावर x में सेम बन गया, माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3, कोई दिक्कत, 3 टू द पावर x प्लस 1 ऐसा लिख दिया। अब माइनस 54 इक्वल टू 0, तो लेट 3 टू द पावर x को हमने मान लिया z, इसको क्या लिख सकता हूँ, z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 54 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, 54 को ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, 9 और 6 में आ जाएगा, तो z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 6z माइनस 54 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से z माइनस, इसको अलग कर लेता हूँ, z माइनस 9 और यहाँ से क्या आ गया, z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल टू 9 है और दूसरा क्या है, z इक्वल टू माइनस 6। z इक्वल टू 9 मतलब z क्या माना था, 3 टू द पावर x इक्वल टू 9, मतलब 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया, 2। यहाँ से क्या आ गया, 3 टू द पावर x इक्वल टू माइनस 6। ये देखना 3 टू द पावर x इक्वल टू माइनस 6। आपको एक बात बता रखा है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ नेगेटिव है, मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक ही आंसर होगा, x इक्वल टू 2। तो क्लियर है ना, सब एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सिंपल है, इससे ज्यादा भी मैं नहीं बताऊंगा। एक प्रॉब्लम बस मैंने लिख दिया था तो उसको डील कर देता हूँ। अब आपके लिए ये है कि जितना भी मैं भी प्रॉब्लम दूंगा, जितना भी दूंगा, जो भी मैंने बताया उसको बस बता, तो मैंने सब दिया है। कहीं अगर कंफ्यूजन हल्का रह भी गया होगा तो पहले आप मेरी बात सुन लेना, सारा चीज जो भी मैंने लेक्चर में आज दिया सारी बातें सुन के, अगर एक बार से 2 बार अगर रिपीट करना हो तो रिपीट कर लो, सारा पॉइंट देख लो और उसके बाद बनाओ, मैक्सिमम चांस है कि सब क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन रह भी गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन और सारे वेरिएशन को डिस्कस तो करूंगा ही करूंगा ना, छोड़ कहाँ रहा हूँ। अभी बस इसलिए इतना तक छोड़ रहा हूँ कि आपको कम से कम एक बार आप खुद से कुछ जो क्वेश्चन मैं दूंगा कम से कम करके तो देखो, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि नहीं बनेगा, सब सिंपल नहीं है, सब एक पैटर्न बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, आपसे बन ही जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले एक बार करके तो देखो, फिर जो भी आएगा वो मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो मुझे लगेगा। अगर आपका डाउट रहा तो उसको डाउट के साथ साथ देख लूंगा, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन जिसमें डाउट रहा उसको साथ साथ चलो एक लास्ट प्रॉब्लम में देखता हूँ, उसको देख लो, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि मॉड ऑफ x माइनस, क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 टू द पावर x इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 1 टू द पावर x, ये है। तो यहां से देखो बेस टू द पावर समथिंग, ये तभी ट्रू होगा, दिस इज ट्रू, पावर तो सेम है, ट्रू, तो तभी ट्रू होगा व्हेन, क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस, तो गया। अब इसमें क्या करना है, बेस सेम कर दिया, पॉजिटिव तो पहले से ही है, अब किस वैल्यू के लिए सेम होगा उसको चेक कर लो। तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे कर सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले दो केस ले लिया, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, तो क्या आ गया 4x इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। फिर से देख लो 4x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1/2, मतलब दो आंसर है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ। तो इस प्रॉब्लम का दो आंसर है, 0 एंड हाफ। तो ये भी एक छोटी सी बात याद रखना कि जो मैंने बताया था ए टू द पावर बेस डिफरेंट दिख रहा है, तो उस केस में अगर कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में तो क्लियर है कि एक्सप्रेशन में बेस आपका इक्वल भी हो सकता है, तो जिस पर्टिकुलर एक्स के लिए इक्वल आएगा उसको सॉल्व कर लेना, सिंपल तो है बाबू, है ना। तो आगे ना, तो इस हिसाब से आप दोनों देखो सॉल्व हो गए, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इसको ट्राई करना। अभी तक उम्मीद है कि जो भी मैंने अभी बात बताया है सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ।
मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जितना बताया है उसको एक बार देख लेना। है तो सिंपल, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो उस क्वेश्चन तो फिर डिस्कस करूंगा ही करूंगा। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक नहीं 2 बार 3 बार बता दूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी सारी चीजें एक करके और भी क्लियर करूंगा। अभी बस यही है कि जितना बताया है उस पॉइंट्स को ध्यान से देखते हुए जो असाइनमेंट जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप बनाइएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसी असाइनमेंट को कुछ क्वेश्चन देते हुए आगे के कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। फिर स्टार्ट करूंगा लॉग, ठीक है। तो लॉग एक्सपेंस ये दोनों आज स्टार्ट है। चलिए, तो पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन को नोट कर लो। देखो कुछ क्वेश्चन है ना। नोट कर लीजिए सब। देखिए मॉडुलस बेस्ड है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक बेस्ड है, कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टी बताया बस वही चीज है। तो बस आप उसको ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है ना। सबको बना लीजिएगा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं। नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी, कल शाम तक, मतलब सबके लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा, पर आप जब भी आए तो आप उससे पहले इसको बना के रखिएगा। मतलब आप लेक्चर देखें, जैसे लेक्चर अपलोड हुआ आप देख रहे हो, मतलब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस असाइनमेंट को कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, नोट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ मैं लेक्चर्स एक्स्ट्रा लूंगा, जिसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि, नोट कर लिया ना। चलो हटाता हूँ स्लाइड। मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। रीजन तो बता, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्यों कहा था सब्सक्राइब करने के लिए? क्योंकि हर चीज मैं आपके ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा, जरूरत ही नहीं है। जो ग्रुप पे बस जो सिलेबस बेस्ड है, जो करंट सिलेबस बेस्ड है उसको शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें मुझे करनी है तो मैं चैनल पे करूंगा, सबके लिए है। क्योंकि कुछ 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 चीजें पब्लिक भी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आया है कि सर आपके वीडियो पब्लिक नहीं, जो जनरल पब्लिक से नहीं देख सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर पब्लिक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैंने बहुत लोगों को वीडियो शेयर भी किया, पर मैंने पब्लिक नहीं किया, कुछ है कंडीशन। पर अब जाके कुछ कुछ वीडियोस को मैं पब्लिक कर दिया हूँ कि जो जनरल पब्लिक सब देख सके। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान बढ़ रहा है, सब 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 आनंद लो। पर उसके साथ साथ आगे की चीजें भी, मैं बहुत सारी चीजें ऐसा है जो मैंने पब्लिक नहीं किया। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को वन बाय वन करके सबको शेयर करूँ, पर अभी नहीं, पहले बाद में उस चीजों की बात करेंगे कि क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं जितने भी चीजें बना रहा हूँ आपके ग्रुप के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। पहले इसलिए पहले आप कीजिएगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, वो अपनी जगह है, उसको उसको टेंशन नहीं लेना है, समझे। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ कहा था कि कुछ मैं लेक्चर्स लूंगा, तो मैंने प्लान कर रखा है कुछ लेक्चर्स। कुछ लेक्चर्स में ज्योमेट्रिकल सेक्शन के कुछ पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग चीजों को मैं कुछ डिस्कस करूंगा, पार्ट अपार्ट, ज्यादा देर का नहीं। तो रेडी रहिएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और ये चीजें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगी। आप बस जो जो चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखते चलो, अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, कंसेप्चुअल चीजें हैं, मजा भी आएगा, और उसको आप ढंग से पढ़ोगे। और अलग से उसके लिए कॉपी बना लेना, जो मैं बताऊँ अलग से उसको कॉपी, या अभी उसी कॉपी में साइड में कहीं लिख लेना कि वो पॉइंट आपको याद रहे, रिकॉल करते रहो कि आपको जब भी कुछ को यूज करना पड़े। क्योंकि जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ट्रिकी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। तो बस वही है, जब जैसे रेगुलर क्लास में तो हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है, पर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर मैं बताऊंगा। पर अभी स्पेशली इस पर फोकस कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ पैरेलल इसको लेके चलूंगा। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट, कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, आगे मैं कुछ पीएनसी बेस्ड भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मतलब जो भी होगा मैं देते रहूंगा टाइम टू टाइम। तो और बस, अगर वो चाहते हैं कि उससे कोई एडवांटेज मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जो जो भी ऑनलाइन लेक्चर इस एक्स्ट्रा की बात करूंगा, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको शेयर कर दिएगा, हमारा छूट जाएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको कह दिया, आप अलर्ट रहिए। वो आप कभी भी, आज देखिए 4 दिन बाद देखिए, आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन जरूर रहेगा, यानी आपके यूट्यूब चैनल वाले पॉइंट पे नोटिफिकेशन वाला पार्ट में जब आप सब्सक्राइब करोगे तो 4 दिन बाद भी आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कि दीपेश मैथमेटिका दीपेश सर अपलोडेड दिस वीडियो। तो आप उसको आप इजीली देख लो, क्या दिक्कत है। तो अलग से हम ग्रुप में शेयर करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना।
तो मेरी बात समझ गए होगे? तो चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अभी बस आज के लिए इतना ही है। एक्सपोनेंशियल बहुत हद तक मैंने आज कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाए। तो चलो खत्म करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास एक्सपोनेंशियल के जो भी असाइनमेंट दे रखे हैं उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और फिर लॉग स्टार्ट करेंगे। और लॉग का इंट्रोडक्शन पार्ट बताने के बाद तब मैं आपको डीपीपी दूंगा। अभी अगले 2 क्लास तक, अगले नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी आएगा। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा आपको क्लास में असाइनमेंट के थ्रू में आएगा, इसलिए हराना मत डीपीपी के लिए। जो दिया गया उसको बनाना, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।